नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज स्वागत है आप सभी का श्री श्याम शिक्षण संस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपने बायोलॉजी का एक छोटी सी जो आपके बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में, इसके अलावा बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, इसके अलावा कुछ एक पार्ट जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में, इसके अलावा 11th बायोलॉजी में जो एक पार्ट लगता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो आज अपने स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान से, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो आपके पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, और उसके बाद में आप देखिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का कौन कौन सा टॉपिक है वो आपके लगता है। देखो ध्यान से ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले अगर अपनी बात करें कि कौन सा टॉपिक लगेगा, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक तो टॉपिक लगता है आपके सबसे पहले कौन सा, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में दूसरा टॉपिक जो आपके लगता है वो लगता है रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक लगता है वो लगता है आपके सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बाद में चौथा टॉपिक जो आपके लगता है वो लगता है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन के बाद में पांचवा जो टॉपिक आपके लगता है वो लगता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में छठा जो टॉपिक आपके लगता है वो लगता है रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा सा नॉर्मल सा टॉपिक लगता है, रिप्रोडक्शन लास्ट वाला, ठीक है। बाकी ये सारे के ऊपर जो पांचों के पांचों सिस्टम बने हुए हैं ये लगते हैं आपके, आगे बात समझे, ठीक है ना। पूरी डिटेल से आपके ये सारे के सारे पार्ट लगते हैं। देखो ध्यान से, इन्हीं में से ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आज अपने रेस्पिरेशन का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। पहले देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती क्या है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को कहा जाता है जंतुकारिकी, ठीक है। जंतुकारिकी, जंतुकारिकी का मतलब अपने शरीर में जितनी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाएं होती है ना, वो सारी की सारी अपने कौन से में पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी मतलब बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें जंतुओं की भौतिक और जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा जाता है। ये अपने ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। अब देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला अपने टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको बोला जा सकता है, और इसको हिंदी में कहा जाता है कौन सा तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है। देखो ध्यान से, श्वसन तंत्र। अब देखो कि श्वसन क्या होता है, श्वसन के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं लगती है और चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ। सबसे पहले अपने चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे अपने ब्रीथिंग की डेफिनेशन, ठीक है ना। ब्रीथिंग के बाद में अपने पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बाद में अपने पढ़ेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एक ह्यूमन बॉडी के, वो अपने पढ़ेंगे। अलग अलग एनिमल के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो अपने पढ़ेंगे। इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर के अंदर नॉन कोडेटा की जो बुक लगती है उसके अंदर आप कुछ इसके बारे में पढ़ ही चुके हो कि कौन कौन से ऑर्गन है नॉन कोडेट्स के अंदर। इसके बाद में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बाद में अपने पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बाद में अपने पढ़ेंगे वॉल्यूम, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, कितनी फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं, कितनी नॉर्मल ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, कितनी नॉर्मल CO2 बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम के बाद में अपने पढ़ेंगे कि गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन, गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद में अपने पढ़ेंगे ऑक्सीजन और CO2 डिसोसिएशन करो। ये पढ़ने के बाद में लास्ट में अपने पढ़ेंगे डिजीज, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने पढ़ेंगे जो आपके बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर, और इसके अलावा आपके सेमेस्टर और बीएससी का ये टॉपिक है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में अपने स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर। ध्यान से कि चैप्टर जो है ना, सबसे पहले चैप्टर में अपने डेफिनेशन पढ़ेंगे ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग को हिंदी में कहा जाता है स्वातन, ठीक है। और दूसरी जो डेफिनेशन होती है ना रेस्पिरेशन, दूसरी डेफिनेशन को कहा जाता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को कहा जाता है श्वसन, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। दोनों पहले तो आप ये सोचो कि दोनों चीज़ें एक ही होती है क्या, एक तो होता है स्वातन और दूसरा क्या होता है श्वसन, ठीक है। और एक को कहा जाता है ब्रीथिंग और दूसरे को कहा जाता है रेस्पिरेशन। दोनों चीज़ें एक ही होती है या दोनों चीज़ें एक नहीं होती हैं, आगे बात समझे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक अभिक्रिया मैं लिखता हूँ, एक अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ध्यान से, एक अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी C6H12O6, इसे ग्लूकोज कहा जाता है प्लस ऑक्सीजन,
ठीक है। इसके बाद में CO2 बनती है, H2O बनता है और इसके साथ में क्या बनती है, ATP बनती है। ये आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, ठीक है ना। ये रिएक्शन जो है ना वो ये रिएक्शन चलती है नॉर्मल सेल के अंदर, और नॉर्मल सेल के कौन सी ऑर्गन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, जिसको कहा जाता है सेल का पावर हाउस। आगे बात समझे, सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि सेल के पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पर ग्लूकोज है और ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके कारण CO2, H2 और ATP बन रही है। आई क्या बात समझने। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। आगे बात समझने। अब देखो इसके बाद में इस रिएक्शन के अंदर ये दोनों की दोनों डेफिनेशन छुपी है, ठीक है ना। इस रिएक्शन के अंदर ये दोनों की दोनों डेफिनेशन छुपी है। देखो सबसे पहले ब्रीथिंग होता है कि नॉर्मल ऑक्सीजन को अंदर लेना और नॉर्मल CO2 को बाहर निकालना, ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। आगे क्या बात समझने, ठीक है ना। जैसे देखो कि एक बार में सामान्य ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान, सामान्य CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। और अब देखो, अब एक बार में, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, कि जब एक बार में आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो टोटल टाइम लगता है 3 सेकंड। इधर ही सुन लो, आगे भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन इधर सुन लीजिए। एक बार जब नॉर्मल ऑक्सीजन अंदर रहते हैं तो टोटल टाइम लगता है 3 सेकंड। नॉर्मल CO2 जब बाहर निकालते हैं तो टोटल टाइम लगता है 2 सेकंड। मतलब एक बार में जब आपने ब्रीथिंग की तो टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। अब 1 मिनट में सेकंड होते हैं टोटल 60, तो 1 मिनट में आप कितनी बार श्वसन करते हो, ये पूछा जाता है। कितनी बार ब्रीथिंग करते हो, 12 बार करते हो। और थोड़ा सा और नॉर्मल चले, थोड़ा सा मतलब मान लीजिए थोड़ा सा फोर्सफुली अगर हो गया है तो ये कितनी बार कर सकते हो, 12 से 16 बार। 1 मिनट में जो ह्यूमन बॉडी है ना, 1 मिनट में ह्यूमन बॉडी है ना, वो 12 से 16 बार है वो श्वसन या ब्रीथिंग करती है। बात समझ आ गई। अब देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में श्वसन की डेफिनेशन, अपने श्वसन की डेफिनेशन कैसे बनेगी कि ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है ये सारी की सारी कहाँ पर चल रही है, कोशिका के अंदर। कोशिका के कौन से ऑर्गन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कहा जाता है सेल का पावर हाउस। अब देखो कि ये डेफिनेशन कैसे बनेगी कि बाहर से ली गई ऑक्सीजन का कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उपयोग करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। बाहर से ली गई ऑक्सीजन का कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उपयोग करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। बाहर से अपने ने ऑक्सीजन ली, आगे बात समझे, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार ली कि कितनी ऑक्सीजन अंदर लेनी है, इतनी बात समझ आ गई। कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन ली तो उसका यूज किया अपने ने, किसके ऑक्सीडेशन में यूज किया, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में यूज किया। तो विघटन हुआ ग्लूकोज का, CO2 बनी, H2O बना और साथ में क्या बना, ATP बना। तो ये जो पूरी अभिक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। बात समझ आ गई। देखो ध्यान से लिख देता हूं मैं यहाँ पर डेफिनेशन। बाहर से ली गई ऑक्सीजन का कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, बाहर से ली गई ऑक्सीजन का कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उपयोग करना श्वसन कहलाता है। उपयोग करना श्वसन कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ये बन गई डेफिनेशन किसकी, श्वसन की या रेस्पिरेशन की। आगे बात समझिए, ये दोनों बातें समझ आ गई कि सिंपल ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करना, ये तो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन का यूज करते हैं कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में, तो इसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। 1 मिनट में अपने 12 से 16 बार क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। आगे बात समझे। अब देखो इसके बाद में, अपने पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार, ठीक है ना। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन के प्रकार में अपने एक तो पढ़ेंगे वायवीय श्वसन, ठीक है ना। कौन सा श्वसन पढ़ेंगे, वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन के बाद में दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, अवायवीय श्वसन। वायवीय और दूसरा कौन सा, अवायवीय श्वसन। अब देखो ध्यान से कि ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों होते क्या हैं, वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। देखो ध्यान से कि ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होती है। नाम ही देखो वायवीय श्वसन,
और ये क्या है अवायवीय श्वसन। वायवीय में वायु नाम आ रहा है और वायु के अंदर अपने कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ऐसा श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, वायवीय श्वसन कहा जाता है। और ऐसा श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है, उस श्वसन को क्या कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। ऐसा श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऐसे श्वसन को वायवीय, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और ऐसे जीव जिसके अंदर ये श्वसन होता है उसे कौन से जीव कहा जाता है, वायवीय जीव कहा जाता है। और ऐसे जीव जिनके अंदर ये श्वसन होता है उसे क्या कहा जाता है, अवायवीय जीव कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये देखो अब इसके बाद में दूसरा देखो, वायवीय श्वसन क्या होता है कि लगभग जितने भी सभी जीव हैं, ठीक है ना, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के अंदर, लगभग सभी जीव, आई क्या बात समझे, सभी जीवों के अंदर लगभग कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज की जाती है। और इसके अंदर आप पढ़ते हो जैसे यीस्ट हो गया, आई क्या बात समझे, इसके अलावा LAB लैक्टो एसिड बैसिलस, मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। और किण्वन की प्रक्रिया जो जीव करते हैं ना, उनके अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है, अवायवीय श्वसन पाया जाता है। आई क्या बात समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो दूध से जैसे दही बनाते हैं, आई क्या बात समझे, तो उसमें जावण डालते हैं, तो उस जावण के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, LAB लैक्टो एसिड बैसिलस। और लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया किस में हेल्प करता है, किण्वन में हेल्प करता है। किण्वन जब होता है तो कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। अब देखो सभी सजीवों में लगभग ये वायवीय श्वसन होता है। अब अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर का एग्जांपल अगर अपने लें तो ह्यूमन बॉडी में एक ग्लूकोज के अणु से ATP कितनी बनती है, 36 से 38 ATP बनती है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऊर्जा की मात्रा अधिक बनती है, ठीक है ना, ऊर्जा की मात्रा अधिक बनती है। लगभग एक ग्लूकोज के अणु से कितनी बनती है, एक ग्लूकोज के अणु से बनती है 36 से कितनी, 38 ATP। आगे बात समझे। और इसमें ऊर्जा की मात्रा क्या बनती है, ऊर्जा की मात्रा कम बनती है। ऊर्जा की मात्रा क्या बनती है, कम बनती है। और लगभग कितनी बनती है, 2 से 4 ATP, ठीक है ना। 2 से कितनी ATP बनती है, 4 ATP बनती है। क्योंकि छोटे जीव होते हैं भैया, आंखों से दिखाई नहीं देते। आगे क्या बात समझे। आप दही के अंदर LAB को देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते, यीस्ट को आप आंखों से नहीं देख सकते। इतनी बात समझ आ गई। तो इन छोटे बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, तब ऊर्जा की मात्रा भी सीधी सी बात है कम ही बढ़ेगी। 2 से कितनी ATP बनती है, 4 ATP बनती है। चौथा यही है, ये लिख दो कि किण्वन की क्रिया नहीं होती है। कौन सी क्रिया नहीं होती है, किण्वन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। किण्वन की क्रिया नहीं होती है। और इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, ठीक है ना, किण्वन की क्रिया होती है। इतनी बात समझ आ गई। ये 4 डिफरेंस अपने ने देखे, एक तो वायवीय जीवों में और दूसरा कौन से जीवों में, अवायवीय जीवों में। इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, अब अपने स्टार्ट करते हैं, अब अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं कौन सा, मनुष्य श्वसन तंत्र, ठीक है ना। मनुष्य श्वसन तंत्र से पहले एक छोटा सा मैं आपको और करवा देता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें देखो ध्यान से, एक छोटा सा टॉपिक है, देखो कि एक छोटा सा टॉपिक है कि ग्लूकोज यहाँ पर अपने ने ग्लूकोज ले ली। ग्लूकोज का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, CH6H12O6। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। जिसमें कार्बन की संख्या टोटल कितनी होती है, 6 होती है। ग्लूकोज आगे जाकर टूटेगी, कहाँ पर जाकर टूटेगी, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में जब टूटती है ना तो C3 मतलब कार्बन के यहाँ पर मॉलिक्यूल बनते हैं कितने, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल बनते हैं 2। और इन 2 कार्बन के मॉलिक्यूल को पायरुवेट कहा जाता है। याद रखना ये बात, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पायरुवेट कहा जाता है। पायरुवेट के एक अणु के अंदर कार्बन की संख्या होती है 3। इतनी बात समझ आ गई। तो ग्लूकोज जब टूटेगी ना तो उससे पायरुवेट के 2 अणु बनेंगे, आई क्या बात समझ, और 3 कार्बन युक्त। अब इसके बाद में ये जो प्रक्रिया होगी ना, ये फिर साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर होगी। और मान लीजिए ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, ठीक है ना, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब तो बनेगा इस ग्लूकोज के अणु से क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा, ATP या ऊर्जा बनेगी। और अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, और ये हमारी मान लीजिए पेशी कोशिका के अंदर चल रहा है, पेशी सेल के अंदर। जैसे मान लीजिए
कि आपने जो काम है, आपने किसी दिन काम किया बहुत ज़्यादा, या आप सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उतरे, आई क्या बात समझे, सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उतरते हो ना, तो आपकी पेशियों के अंदर वायवीय श्वसन के साथ में अवायवीय श्वसन होने लग जाता है। इतनी बात समझ आ गई। और अवायवीय श्वसन जब होता है ना, तो अपने पेशियों के अंदर एसिड बनता है, और उस एसिड का नाम होता है लैक्टिक एसिड। इतनी बात समझ आ गई। और इस एसिड के कारण पेशियों के अंदर क्या होता है, पेन होता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड प्लस में CO2 प्लस में साथ में क्या बनती है, ATP बनती है, और इसी के कारण अपने पेशियों के अंदर क्या होता है, पेन होता है, दर्द फील होता है। अब मान लीजिए कि ऑक्सीजन फिर एब्सेंट है, ठीक है ना, ऑक्सीजन फिर क्या है, एब्सेंट है, और ये मान लीजिए किसके अंदर चल रहा है, इससे किण्वन की क्रिया हो रही है, किण्वन की क्रिया हो रही है, तो सीधी सी बात है, ये किसके अंदर चल रहा है, यीस्ट के अंदर चल रहा है। यीस्ट के अंदर चल रहा है तो इससे एक तो बनेगा एथेनॉल, ठीक है ना, क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, साथ में प्लस क्या बनेगी, CO2 बनेगी, प्लस साथ में क्या बनेगा, ATP बनेगा। ये सारी की सारी प्रक्रिया है वो बनती है एक ग्लूकोज के अणु से दो पायरुवेट के अणु। दो पायरुवेट के अणु जब टूटते हैं तो ये सारी की सारी प्रोसेस है वो आगे चलती जाती है। आगे बात सुनने। अब देखो, अब अपने स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, मनुष्य श्वसन तंत्र। मनुष्य श्वसन तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने सीधा स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है फेफड़े। आगे बात समझे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्टार्ट होगा ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इनको कहा जाता है बाह्य नासा द्वार, ठीक है ना। बाह्य नासा द्वार के बाद में ये आ जाएंगे नासा गुहा। नासा गुहा आगे की चलकर अपनी बक्कल कैविटियाँ मुख गुहा के अंदर खुलती है आंतरिक नासा छिद्रों में। आंतरिक नासा छिद्रों से पीछे की ओर ये खुलेगी फेरिंक्स में। फेरिंक्स से आगे चलकर यहाँ पर खुलेगी ट्रेकिया में, छोटी सी ट्रेकिया में। ट्रेकिया से दोनों ब्रोंकाई में खुल जाएगी, दोनों ब्रोंकाई से फेफड़ों के अंदर खुल जाएगी, फेफड़ों से एल्विलाई और एल्विलाई से ब्लड के अंदर। इस प्रकार से मनुष्य श्वसन तंत्र बनता है। देखो ध्यान से कि मनुष्य श्वसन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। ये लाइन ना लिखकर अपने सीधे लिख देते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या आएगा, बाह्य नासा छिद्र। और बाह्य नासा छिद्र को कहा जाता है प्यारे बच्चों एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहा जाता है। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे है दूसरा नासा गुहा, ठीक है ना, नासा गुहा। नासा गुहा को कहा जाता है नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद में तीसरा आ जाता है आंतरिक नासा छिद्र। और आंतरिक नासा छिद्र को कहा जाता है इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है ना। इंटरनल नोस्ट्रिल के बाद में चौथा आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब होता है ग्रसनी, ठीक है ना। ग्रसनी के बाद में अपने आएगा 5 नंबर ट्रेकिया। ट्रेकिया का मतलब क्या होता है, श्वास नली, ठीक है ना, श्वास नली। श्वास नली के बाद में ये श्वास नली आगे चलकर और छोटे छोटे भागों में खुलेगी, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई का मतलब होता है श्वसनी। श्वसनी आगे चलकर और भागों में बंट जाएगी, छोटे छोटे भागों में, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसके बाद में टर्मिनल, टर्मिनल के बाद में आएगा रेस्पिरेटरी। आगे बात सुनिए। और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है ना, ये आगे चलकर खुलेंगे किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर खुलेंगे। और एल्वियोलाई को क्या कहा जाता है, कुपिका कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ये होते हैं मनुष्य श्वसन तंत्र के भाग, जिसमें मनुष्य श्वसन तंत्र है वो बाह्य नासा छिद्र से तो शुरू होता है और कहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है, एल्वियोलाई के अंदर जाकर ख़त्म हो जाता है। एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन जा रही है वो कहाँ पर जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, या विसरण क्रिया के थ्रू, या एल्वियोलाई के अंदर जो CO2 है वो विसरण क्रिया के थ्रू इससे अंदर आ जाएगी, बाह्य नासा छिद्र से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक छोटा सा सिंपल सा अपने डायग्राम बनाएंगे कि किस प्रकार से जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम करता है, किस प्रकार से इसके अंदर सारी की सारी प्रोसेस चलती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, देखो बॉडी के 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको हेड कहा जाता है। हेड के बाद का पार्ट क्या कहलाता है, नेक। और नेक के बाद में जहां पर डायाफ्राम है, आई क्या बात समझे, डायाफ्राम से ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, थोरेक्स। और डायाफ्राम से नीचे का पार्ट एब्डोमेन। मतलब कुल मिला के ये जो अपने ट्रंक वाला पार्ट है, धड़ जिसको कहा जाता है, इस धड़ के भी कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। डायाफ्राम से ऊपर का भाग थोरेक्स और नीचे का भाग एब्डोमेन। और इसके बाद में एब्डोमेन से नीचे का भाग क्या कहलाता है, टेल पार्ट होता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब देखो ह्यूमन मतलब जितने भी विसरल ऑर्गन है ना, जैसे अपने फेफड़े हो गए, एक मान लीजिए अपना हार्ट हो गया, इतनी बात समझ आ गई। इसके अलावा
कुछ स्टमक का पार्ट हो गया, कुछ लीवर का पार्ट हो गया, ये सारे के सारे अपने यहाँ पर थोरिक्स पार्ट में पाए जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई क्या? ठीक है ना। थोरिक्स पार्ट के अंदर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अपना एक वक्षीय पिंजरा बना हुआ है। ठीक है ना, आगे डायग्राम देखेंगे अपने, यहाँ पर वक्षीय पिंजरा बना हुआ है। वक्षीय पिंजरा में क्या होता है कि आगे की ओर एक छोटी सी हड्डी है, ये आगे बात सुनने, यहाँ पर आगे की ओर ये एक छोटी सी हड्डी है। इस छोटी सी हड्डी से यहाँ पर 12 तो इधर और 12 इधर क्या निकली हुई पसलियाँ या रिब्स जिनको कहा जाता है। और ये रिब्स पीछे की ओर जुड़ी है किससे? रीढ़ की हड्डी से। आई क्या बात समझे? तो रीढ़ की हड्डी और लेटरल साइड में पसलियाँ, आगे की ओर स्टर्नम और ऊपर की ओर क्लेविकल, ये सारी मिलकर एक वक्षीय पिंजरा बनाती है। नीचे पेशीय ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है डायाफ्राम। आई क्या बात समझे? तो मेन विसरल ऑर्गन एक तो फेफड़े और दूसरा कौन सा? हार्ट। ये अपने थोरेक्स पार्ट में डायाफ्राम से ऊपर ही पाए जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ठीक ना। तो देखो ध्यान से इनकी लोकेशन कैसे होती है, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मनुष्य श्वसन तंत्र का जो मेन भाग है, ठीक है ना, ये श्वास नली बीच में, यहाँ पर श्वास नली के बाद में फेफड़े, ठीक ना, ये रह गया भैया सॉरी, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? फेफड़े आ जाएगा। और फेफड़ों के बाद में एल्विलाई, और एल्विलाई से नीचे 8 नंबर पार्ट आ जाएगा कौन सा? डायाफ्राम जिसको कहा जाता है। इतनी बात समझाई क्या? ठीक है ना, डायाफ्राम। ठीक है, ये अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। लेकिन पहले मैं लिख देता हूँ, मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, वो कहाँ पर होते हैं? अपनी बॉडी की कौन सी कैविटी के अंदर होते हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक डायग्राम बनाते हैं अपने छोटा सा, किस प्रकार से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चलता है। देखो ध्यान से, इस प्रकार से मान लीजिए कि एक मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र है वो पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2 बाह्य नासा छिद्र। 2 बाह्य नासा छिद्रों के बाद में ये होगी अपनी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद में यहाँ पर हो गई अपनी क्या? नासा गुहा। नासा गुहा के बाद में ये आ गया अपना पूरा का पूरा फेरिंग्स वाला पार्ट। फेरिंग्स के बाद में ये आ गई अपनी ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे चलकर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो हो गई ये ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, और दूसरी लेफ्ट ब्रोंकाई। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा ये जो पार्ट बना हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा, इसके चारों ओर पाया जाता है भैया, ये मैंने अंदर की ओर बनाया है, लेकिन इसके चारों ओर पाया जाता है, जिसको लैरिंग्स कहा जाता है। आगे बात सुनने, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर नेजल सेप्टम पाया जाता है, जो दोनों पार्ट को अलग अलग रखता है। ये आंतरिक नासा छिद्र हो गई। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद में ये जो ब्रोंकाई है ना, ये दोनों की दोनों खुल जाएगी। यहाँ पर किस में? फेफड़ों के अंदर खुल जाएगी। एक तो फेफड़ा हो गया ये, ठीक है, और एक फेफड़ा हो गया साइड वाला। आगे बात सुनने, ध्यान रखना, राइट जो लंग्स होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 लोब होते हैं, और जो लेफ्ट लंग्स होता है वो हमेशा थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है। रीज़न ये है कि इनके बीच में एक छोटी सी कैविटी पाई जाती है भैया, और इस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। ठीक है ना। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर होता है अपने बॉडी का एक मेन विसरल ऑर्गन, जिसके ऊपर बॉडी चल रही होती है, जिसका नाम होता है हार्ट। आगे बात समझे, ठीक है ना, क्योंकि पूरी बॉडी किसके ऊपर टिकी हुई है? हार्ट के ऊपर। इतनी बात समझ आ गई। ये है, देखो ध्यान से। अब मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से देखना है। ये है सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहा जाता है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद में ये जो है ना, ये अपना कौन सा पार्ट है? माउथ। आगे बात सुनने, ये अपनी क्या हो गई? नोज। नोज के बाद में ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसे कहा जाता है नेजल कैविटी। आगे बात सुनने, नेजल कैविटी के बाद में ये पार्ट आ गया अपना इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल नोस्ट्रिल। इसके बाद का पार्ट आ जाता है कौन सा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के भी पार्ट 3 होते हैं, वो अपने आगे चलकर देखेंगे। जब फेरिंग्स पढ़ेंगे तब नेजोफेरिंग्स, बक्कोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। आगे बात सुनने, इसके बाद में ये जो पार्ट होता है ना, ये कहलाता है कौन सी कैविटी? बक्कल कैविटी, जो डाइजेशन का पार्ट है। ठीक है ना। इसके बाद में ये जो अपने पार्ट है, इसको कहा जाता है लैरिंग्स। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? लैरिंग्स कहा जाता है। लैरिंग्स का जो ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ पर ट्रेकिया खुल रही है, इसको ग्लोटिस कहा जाता है। ये बाद में पढ़ लेंगे। इसको कहा जाता है ट्रेकिया। ठीक है ना, इसको कहा जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में आ जाती है ब्रोंकाई।